हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी कि पशुओं की कौन सी बीमारी में आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे एंटीबायोटिक चाहे वो इंजेक्शन हो या टेबलेट हो, कोई सी कैटेगरी में हो, लेकिन उस स्थिति में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। बहुत जो वेटरनरियन हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि इस बीमारी में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग करें या नहीं। यदि आप जिस तरह की मैं बीमारियां बता रहा हूं उस बीमारियों में यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि पशुओं को लगा भी रहे हैं तो पशुओं को भारी नुकसान भी हो सकता है। यदि आप उस तरह की बीमारियों में यदि कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो कई बार पशुओं की जान भी जा सकती है। तो पूरी डिटेल से सही जानकारी के साथ बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी कैसी बीमारियाँ हैं, तो स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी बीमारी के अंदर यदि आपका पशु जिस प्रकार से इंडाइजेशन है, पशु का तापमान सामान्य है, नॉर्मल है, सामान्य अपचयन में चला गया है, पशु को भूख नहीं लग रही है, जुगाली नहीं कर रहा है या कभी खाता है नहीं खाता, इंडाइजेशन एनोरेक्सिया की तरह की यदि दिक्कत है तो पशु में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग नहीं करने चाहिए या एंटीबायोटिक टेबलेट नहीं लगानी चाहिए इंडाइजेशन से संबंधित रोगों के अंदर। क्योंकि यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग करेंगे तो एक तो वैसे पशु को भूख नहीं लग रही है, रही बात यदि आप एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो उस पशु को और भी भूख नहीं लगेगी, तो उस स्थिति में आपको उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई आपने देखी होगी, जिस प्रकार से यदि आपका पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, खड़े होने में दिक्कत करता है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं में एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। जिस तरह से डाउनर्स काउच सिंड्रोम है, तो डाउनर्स काउच सिंड्रोम या पैरालाइसिस तरह की यदि कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष रूप से आपको जो डाउनर्स काउच सिंड्रोम डिजीज़ होती है उसमें भूलकर भी आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग न करें। रही बात इस तरह की जो बीमारी है उसमें किस तरह का इलाज किया जाता है, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि क्या देना चाहिए, उस वीडियो में भी आपको बताया गया है। तो इस तरह की दिक्कत है, पशु बैठ गया, खड़े होने में दिक्कत है, तो भूल कर भी आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग न करें। कई इस तरह की मेरे पास जो मैसेज भी आते हैं या जो नए वेटरनरियन है वह कहते हैं कि सर हमने डाउनर्स काउच सिंड्रोम था, उसके अंदर हमने जो इंटासेप इंजेक्शन का प्रयोग किया है क्योंकि उसमें पशु में जोड़ों से खड़े होने में दिक्कत कर रही है, तो हमने सोचा कि उसमें इंटासेप इंजेक्शन लगा दिया जाए। तो भूल कर भी आप इस तरह की जो सेफ्टी जोन है, अदर जो एंटीबायोटिक आती हैं, कोई भी एंटीबायोटिक हो, उस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज़ हो जाती है, कीटोसिस में भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। कीटोसिस का क्या इलाज है, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। रही बात आपको और भी वीडियो बन जाएगी डिटेल से अच्छी। तो उस तरह की बीमारी में उसमें क्या करता है कि पशु खाना पीना कम कर देता है, धीरे धीरे छोड़ देता है और पशु कमज़ोर होता चला जाता है। यदि उस स्थिति में यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि प्रयोग करते हैं कीटोसिस डिजीज़ में तो भी पशुओं में नुकसान कर सकती है। जिस प्रकार से इसी तरह से कीटोसिस है या मिल्क फ्यूर है, मिल्क फ्यूर में भी आपको क्योंकि उस तरह की स्थिति में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए या एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मिल्क फ्यूर के अंदर पशुओं में टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है और कई बार पशुओं में जो मिल्क फ्यूर के अंदर भी टेम्परेचर डाउन भी होता है, अब भी हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के बाद में उस स्थिति में उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिस तरह से क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिस प्रकार से कोई कैल्शियम है, मल्टीविटामिन्स हैं, इस तरह के इंजेक्शन उस पशु को दिए जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में उन पशुओं को आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और आपको इस वीडियो में सलाह देना चाहता हूँ, जब भी यदि पशुओं का टेम्परेचर जिस प्रकार से गाय भैंस है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उससे टेम्परेचर यदि डाउन जाता है, जिस प्रकार से 99 है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 5 है, 95 है, तो उस स्थिति में जब भी पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो गया है तो आपको भूल कर भी कोई भी एंटीबायोटिक जो चाहे टेबलेट हो या इंजेक्शन
नहीं करनी चाहिए। रही बात एंटीबायोटिक इंजेक्शन, आप तभी प्रयोग कर सकते हैं जब आपको लगे कि इस तरह की बीमारी में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस स्थिति में जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस तरह की स्थिति में एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन टेबलेट का भी प्रयोग किया जाता है, तो आप इस स्थिति में आप एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करें। तो जो भी यदि आपको ये बीमारी बताई गई है, इस तरह की स्थिति में आपको ये इंजेक्शन यानी एंटीबायोटिक टेबलेट हो या इंजेक्शन हो, प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से यदि आपने पशु में देखा होगा कि जिस प्रकार से घास फूस की कई बार डिफिशेंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से यदि कमी हो जाती है तो पशुओं में पेशाब के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशाब के साथ ब्याने के बाद में पेशाब का खून आ जाता है, जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा होता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ और उस स्थिति में है तो वो क्या हो जाती है कि अलग डिजीज़ बन जाती है या प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है। तो उस स्थिति में तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल है और उस पशु में सिर्फ फास्फोरस डेफिशिएंसी है, तो उस स्थिति में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से पीपीएच है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, उस तरह की बीमारी में भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन सी बीमारियों में नहीं करने चाहिए। जितनी भी मेटाबॉलिक जो डिजीज़ होती हैं या रुमन से संबंधित या पेट से संबंधित, तो उस तरह की बीमारियों में आपको भूल कर भी एंटीबायोटिक जो होती हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज़ में एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का इतना रोल नहीं होता है। बट यदि आप एंटीबायोटिक यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें आपके पशुओं को फायदे की बजाय नुकसान देखने को मिलता है। यदि आपका वेटेरिनेरियन अच्छा है, जिसने अच्छा डायग्नोसिस कर लिया है कि उस तरह की स्थिति में, तो कई बार इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उस तरह की डिजीज़ के अंदर कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाई जाती हैं, लेकिन वह डायग्नोसिस पर निर्भर रहता है। रही बात इस तरह की बीमारियों में ज़्यादातर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, इस तरह के जो साल्ट के इंजेक्शन हैं वह प्रयोग किए जाते हैं। तो जो जितने भी मैंने आपको डिजीज़ बताई, जिस तरह से यदि आपके पशु में पेट बंद की शिकायत हो गई, टिम्पेनी हो गया, नॉर्मल है, जो इस तरह के अब मौसम में देखने को भी मिलेंगे, पशु का टेम्परेचर सामान्य है, खाना पीना बंद कर दिया, जुगाली नहीं कर रहा है, पेट बंद हो गया, गोबर भी नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में कई ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि सर हमने सेप्ट्राजोन इंजेक्शन लगा करके पेट बंद खोला है। तो आप भूल कर भी ऐसा न करें, इससे बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है, बट खुलने की बजाय ज़्यादा बंद होने वाला है। तो उस स्थिति में भी आपको इस तरह की जो एंटीबायोटिक है वह प्रयोग नहीं करने चाहिए। और रही बात जो मैंने आपको मेटाबॉलिक बताई है इस तरह की बीमारी में, और जो भी यदि आपको किस तरह की डिजीज़ के अंदर आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, यानी आपको अब इंजेक्शनों के बारे में भी आप प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है, सभी तरह के साल्टों के बारे में। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब आप साल्ट के बारे में या अदर जो इंजेक्शन है या टेबलेट हैं, वेटरनरी मेडिसिन के बारे में आप हमें जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें भी आप हमें प्रॉपर जानकारी दें। आने वाले समय में आपको उनके बारे में पूरी डिटेल से सही जानकारी के साथ आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। वैसे भी आपको वेट पेट एंड कैटल पर सही जानकारी मिलती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखें और वीडियो को आप लाइक करें। आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।